हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आई एम अनुराधा और आज के सेशन में मैं बात करने जा रही हूँ कुछ इंस्ट्रक्शंस के बारे में व्हाइल यू आर गोइंग टू रिपोर्ट एट AFSB, दैट इज एयर फोर्स सिलेक्शन बोर्ड। तो अगर आप एयर फोर्स एंट्री के लिए जा रहे हो या एफकैट एंट्री के लिए जा रहे हो तो आज के सेशन में जिस तरह से मैं इंस्ट्रक्शंस आपको बताऊंगी वही इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो वी विल स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल विद इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग रिपोर्टिंग। एएफएसबी में रिपोर्टिंग के वक्त कौन से इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास जो कॉल लेटर रहेगा उसके साथ आपके रिटन एग्जाम की एडमिट कार्ड को लेके जाना पड़ेगा while you are reporting at AFSB. So you have to take your call letter of AFSB along with your admit card. जैसे ही आप AFSB में रिपोर्ट करेंगे आपको आपके अराइवल पे वो सेम चीजें यानी कॉल लेटर और एडमिट कार्ड दोनों सबमिट करने पड़ेंगे। ऑल्सो कॉल लेटर में जो डेट और टाइम मेंशन्ड होगा फॉर योर रिपोर्टिंग उसी डेट और टाइम में आपको AFSB में रिपोर्ट करनी है। अगर आप किसी भी तरह से लेट हो जाते हो ड्यू टू एनी रीजन इंक्लूडिंग लेट रनिंग ऑफ ट्रेन्स, यू विल नॉट बी अलाउड। एयरफोर्स यूनिफॉर्म में AFSB से एक रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे आपसे मिलने रेलवे स्टेशन पे और फिर वो आपको एस्कॉर्ट करेंगे AFSB के सेंटर तक। अब आगे बढ़ते हैं AFSB में बोर्डिंग और लॉजिंग के बारे में कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस। फ्री बोर्डिंग और लॉजिंग जो है वो आपके स्टे के दौरान प्रोवाइड किया जाएगा AFSB बोर्ड के थ्रू। ऑल्सो अगर आप अपने निर्धारित डेट और टाइम से पहले AFSB पहुंच जाते हैं तो उसके लिए आपको खुद से रहने की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपके साथ पेरेंट्स या गार्जियंस जा रहे हैं उनके लिए भी कोई भी व्यवस्था नहीं होगी इनसाइड द AFSB सेंटर। दे हैव टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट्स एज वेल। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, हाउ यू विल बी सिलेक्टेड और हाउ योर सिलेक्शन प्रोसीजर विल गो ऑन इन योर AFSB। 5 दिन का AFSB प्रोसेस होगा। फर्स्ट डे यानी जो डे 1 होगा ये स्क्रीनिंग डे कहा जाता है और इसमें आपको स्क्रीनिंग टेस्ट देना पड़ेगा जिसमें रहेंगे आपकी ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट यानी OIR एंड पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट यानी PPDT। इसके बाद वंस यू आर स्क्रीन्ड इन, जब आप क्वालिफाई हो जाओगे फॉर द नेक्स्ट phase, that is the phase 2, then you have to stay in AFSB for the rest of the 5 days. अगर आप screened out हो गए तो first day में ही आपको AFSB सेंटर छोड़ के घर जाना पड़ेगा। Now once you are screened in यानी आप phase 2 प्रोसेस के लिए अगर क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन चेक की जाएगी और उसके बाद आपको phase 2 में भेजा जाएगा। phase 2 प्रोसेस स्टार्ट होता है डे 2 से और इस टाइम में आपकी CPSS या फिर पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर फ्लाइंग ब्रांच। उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट होंगे उसी दिन फॉर ऑल कैंडिडेट्स। इसके बाद आती है डे 3, 4 एंड 5। इन दिनों में आपके ग्रुप टास्क होंगे अलॉन्ग विथ पर्सनल इंटरव्यूज और लास्ट डे यानी डे 5 में ही आपका कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें यह डिसाइड किया जाएगा वेदर यू विल बी रिकमेंडेड और नॉट। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं किस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करनी है व्हाइल यू आर गोइंग फॉर योर AFSB टेस्टिंग प्रोसीजर। जैसे मैंने सेशन के बिगिनिंग में कहा था कि आपको कॉल लेटर और एडमिट कार्ड जरूर कैरी करनी है, तो सेम चीज से मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगी। आपको अपनी ओरिजिनल एडमिट कार्ड कैरी करना पड़ेगा। अगर आपके पास वो एडमिट कार्ड अवेलेबल नहीं है तो आपको एक एफिडेविट सबमिट करनी पड़ेगी जिसमें प्रॉपर रीजन आपको स्टेट करना पड़ेगा दैट व्हाई यू डू नॉट हैव योर ओरिजिनल एडमिट कार्ड विथ यू। उसके साथ साथ जिस भी कारण से यानी मान लीजिए थेफ्ट हो गया, चोरी हो गई, आपका एडमिट कार्ड खो गया, इस तरह के रीजन अगर आप अपने एफिडेविट में स्टेट करते हो तो उसको सपोर्ट करने के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जैसे पुलिस स्टेशन में कोई FIR या GD का जो रिसीट है या प्रूफ है वो आपको दिखाना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा विद द एफिडेविट। The second thing that you have to carry is your original matriculation और secondary school passing certificate और उसके साथ साथ आपकी क्लास 10 का मार्कशीट भी आपको कैरी करना है जो CBSE, ICSE, स्टेट बोर्ड या फिर एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड द्वारा रिकॉग्नाइज्ड
है, जिसमें ऑब्वियसली आपको एक चीज नोटिस करनी पड़ेगी कि उस सर्टिफिकेट और मार्कशीट में आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड होनी चाहिए। अगर आप कोई और डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हो देन दैट विल नॉट बी टेकन एज अ डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट। Third thing that you have to carry is original mark sheets and certificate of 10+2 और equivalent, जो कि एक relevant board ने issue किया है। The next thing to carry is proof of passing the qualifying examinations. तो अगर आपकी entry graduation degree को eligibility criteria मानते हैं तो original या फिर provisional graduation degree आपको carry करना पड़ेगा। Secondly, अगर आप post graduation के कोई एंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको आपकी ग्रेजुएशन डिग्री कैरी करना है और उसके साथ साथ आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी कैरी करनी है, ओरिजिनल और प्रोविजनल सर्टिफिकेट। Third thing that you have to carry is a bona fide certificate in case you are applying in the final year or semester of the qualifying examination. अगर आप फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में हैं ऑफ योर ग्रेजुएशन और योर पोस्ट ग्रेजुएशन तो आपको अपनी प्रोविजनल ग्रेजुएशन डिग्री को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी शो करना पड़ेगा जो कि आपके कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा एक्सेप्ट वेरीफाइड नहीं है। जी हाँ, आप इन चीज को अच्छे से ध्यान में रखिए। प्रोविजनल सर्टिफिकेट if it is issued by the principal of your college it is not acceptable। जो सर्टिफिकेट आप कैरी करोगे यानी प्रोविजनल सर्टिफिकेट वो एक यूनिवर्सिटी द्वारा ही इशू किया होगा और उसको ही एक्सेप्ट किया जाएगा। किसी भी कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा वेरीफाइड किया या इशूड किया प्रोविजनल सर्टिफिकेट एक्सेप्टेबल नहीं होगा। The next thing is the bona fide certificate जो आप कैरी करोगे उसमें क्या क्या चीजें मेंशन होगी। बोनाफाइड सर्टिफिकेट में आपके कॉलेज का नाम, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, किस स्ट्रीम या डिसिप्लिन में आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किए हो, कितना एग्रीगेट परसेंटेज है और आपका फाइनल रिजल्ट का जो डिक्लेरेशन डेट है वो अप्रोक्सीमेट कौन से डेट में होने वाला है, उसको डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में आपके बोनाफाइड सर्टिफिकेट में स्टेटेड रहना आवश्यक है। The next thing that you need to notice is that आपका कोई भी करंट बैकलॉग नहीं होनी चाहिए जब आप AFSB इंटरव्यू के लिए अपीयर कर रहे हो। अगर आपने बैकलॉग या अरियर किसी भी सेमेस्टर का क्लियर किया है आपको मार्कशीट में वो शो करना पड़ेगा या फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को शो करना पड़ेगा। अगर आपके सर्टिफिकेट में क्लियरली ईयर ऑफ पासिंग और मार्क्स जो आप स्कोर किए हो वो मेंशन्ड है दैट विल ऑल्सो डू। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है कि अगर आप उस सेम सब्जेक्ट या पेपर के लिए दूसरे बार अपीयर किए हो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज क्लियरिंग द बैकलॉग। आपको उसके लिए जो रिजल्ट है वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा एंड दैट विल ओनली बी एक्सेप्टेबल एज वेदर यू हैव क्लियर्ड द बैकलॉग और नॉट। The next thing that you need to keep in your mind is that in case आपकी यूनिवर्सिटी कोई ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं या फिर आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स मार्कशीट में क्लियरली मेंशन नहीं है तो आपको आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी से एक सर्टिफिकेट लेकर आना पड़ेगा जिसमें ये सारी चीजें मेंशन रहेगी। क्या चीजें देख लेते हैं। आपने अपने डिग्री या फिर एग्जामिनेशन में परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितने स्कोर किए हैं, जिस मेथोडोलॉजी या फॉर्मूला से परसेंटेज ऑफ मार्क्स को कैलकुलेट किया गया है फ्रॉम वॉट एवर ग्रेडिंग सिस्टम योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी फॉलोज, उसका एक फॉर्मूला या मेथोडोलॉजी प्रोवाइडेड रहेगा उस पर्टिकुलर मार्कशीट में। उसके साथ साथ ये भी मेंशन किया होना आवश्यक है कि आपने सारे सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़ाई किए हैं वो इंक्लूडेड है या नहीं है। तो ये सारी चीजें आपके सर्टिफिकेट में जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी इशू करेंगे उसमें ये सारी चीजें स्टेटेड रहना आवश्यक है इफ योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी इज फॉलोइंग अ डिफरेंट ग्रेडिंग सिस्टम एंड नॉट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स। The next things that you need to remember is that अगर आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी परसेंटेज ऑफ मार्क्स को कैलकुलेट कर रहे हैं तो कौन से सब्जेक्ट्स या सेमेस्टर को कंसिडर किया गया है, कौन से नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट्स या सेमेस्टर्स को हटाया गया है या उनको नहीं इंक्लूड किया गया है या कहाँ पे वेटेज ऑफ मार्क्स को रिड्यूस किया गया, ये सारी चीजें भी आपके सर्टिफिकेट में प्रोवाइडेड रहना इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपको अपने मार्कशीट सारे मार्कशीट्स या पासिंग सर्टिफिकेट्स के
3 अटेस्टेड फोटोकॉपीज लेकर आना पड़ेगा। आपको ओरिजिनल एनसीसी के सी सर्टिफिकेट लेकर आना है, जहां पे आप एनसीसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से एनसीसी एंट्री के लिए जा रहे हो। अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हो, तो आपके पास एनओसी सर्टिफिकेट रहना भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको कैरी करना पड़ेगा। अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हो, देन यू हैव टू कैरी ओरिजिनल वैलिड कमर्शियल पायलट्स लाइसेंस इशूड बाय डीजीसीए। सिमिलरली ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए भी आपको अपने रेलवे या बस टिकट के हार्ड कॉपी को कैरी करना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए कौन सी चीजें आप प्रोड्यूस कर सकते हैं एज प्रूफ। ड्राइविंग लाइसेंस, इंडियन पासपोर्ट, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड कॉलेज आईडी। ये कॉलेज आईडी सिर्फ उनके लिए वैलिड होगा जो फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में अपीयर कर रहे हैं। The next thing that you need to consider during documentation process is that अगर आप recommended हो जाते हैं, आपको 2 गेजेटेड ऑफिसर्स के डिटेल्स को प्रोवाइड करना पड़ेगा जो आपके ब्लड रिलेशंस में नहीं आते, लेकिन जो आपके इलाका या आपके एरिया में रह रहे हैं और जो आपको बहुत अच्छे से और पर्सनली जानते हैं। ये चीज वेरिफिकेशन प्रोसेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। इसके साथ साथ अगर आप जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हम इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस किए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं होते या फिर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को नहीं मीट करते, देन प्लीज मेक श्योर कि आप एएफएसबी में रिपोर्ट ना करें, क्योंकि इस तरह आप डॉक्यूमेंट आउट हो सकते हैं, या फिर अगर आप रिकमेंडेड होते भी है देन आपकी क्वालिफिकेशन प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और आप ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए भी एप्लीकेबल नहीं होंगे। Now we will move on to the next important instructions that you need to keep in your mind is that इन सारे documents के साथ साथ आपको 25 copies recent passport size color photographs लेकर आना है। जी हाँ, आपके recent color फोटोग्राफ जो है पासपोर्ट साइज में 25 कॉपीज उसका लेकर आना है। फोटो भी कैसे आपको उठाना है वो भी क्लियरली मेंशन्ड होगा आपके कॉल लेटर में। मैं दूसरी बार आपके लिए बता देती हूँ इंस्ट्रक्शंस, वो है कि आपका जो पिक्चर होगा वो लाइट कलर्ड क्लोथ्स में आपको लेना पड़ेगा और आपके पीछे का बैकग्राउंड जो है वो वाइट में रहेगा। ये आपके डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है अगर आप रिकमेंडेड हो सकते हैं। ऑल्सो जब आप फोटो उठाएंगे प्लीज मेक श्योर कि आपका फुल फेस और आपके दोनों कान आपके फोटोग्राफ्स में प्रॉपरली विजिबल हो। इसके साथ साथ अगर आपका रिजल्ट का डेट 15 जून के बाद है फॉर कोर्सेज कमेंसिंग इन जुलाई और 15 दिसंबर के बाद है फॉर कोर्सेज कमेंसिंग इन जनवरी, देन ये सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने का जिम्मेदारी आप पे है विद इन अ स्पेसिफाइड डेट। अगर आप उस स्पेसिफाइड डेट के अंदर ये सारी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड नहीं कर पाते, देन योर कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एएफएसबी में जाने के लिए कौन सी चीजें या ड्रेस मटेरियल्स आपको कैरी करनी पड़ेगी। आपको एक पेयर व्हाइट शर्ट या कॉलर टी शर्ट कैरी करना पड़ेगा, 1 पेयर शॉर्ट्स, ट्राउजर या ट्रैक सूट या सलवार कमीज या साड़ी कैरी करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको कैरी करना पड़ेगा व्हाइट सॉक्स एंड अ पेयर ऑफ व्हाइट स्पोर्ट्स शूज। इसके साथ साथ आपके पास राइटिंग मटेरियल्स होना भी इंपॉर्टेंट है, जैसे पेन एंड लेड पेंसिल्स। क्लोथिंग अकॉर्डिंग टू सीजन, यानी अगर आप कोई ऐसे जगह पे जा रहे हैं वेयर देयर इज कोल्ड और वेयर इट इज विंटर, यू गोइंग फॉर एएफएसबीज इन विंटर, देन आपके पास प्रॉपर वुलन गारमेंट्स या ब्लेजर्स रहना इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अपनी पर्सनल लगेज को प्रोटेक्ट और सेफ गार्ड करने के लिए आपके पास मीडियम साइज के लॉक्स भी कैरी करना पड़ेगा, आपके पास रहना है। उसके साथ साथ आपको 2 पेयर फॉर्मल ड्रेसेस कैरी करना है फॉर मेस प्रेमिसेस एंड फॉर योर पर्सनल इंटरव्यू। आगे बढ़ते और देख लेते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस, जो कि बहुत कैंडिडेट्स के मन में सवाल होता है, ट्रैवलिंग अलाउंस कैसे मिलेगा या फिर कौन सी इंस्ट्रक्शंस हमें फॉलो करनी पड़ेगी। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये इंस्ट्रक्शंस, इनको ध्यान से आप समझ लीजिए।
ट्रैवलिंग अलाउंस आपकी शॉर्टेस्ट रूट में होनी चाहिए, AC 3 टियर मेल या एक्सप्रेस ट्रेन में, जहां से आप चल रहे हो और जहां आप जाओगे। यानी ये सारी चीजें आपको अपने कॉल लेटर में मेंशन करना पड़ेगा। अगर कोई एड्रेस चेंज हो जाता है देन यू हैव टू इन्फॉर्म अबाउट योर चेंज ऑफ एड्रेस टू द AFSB बोर्ड एटलीस्ट 2 वीक्स प्रायर टू योर रिपोर्टिंग डेट। 2 वीक पहले एटलीस्ट आपको इंटीमेट करना पड़ेगा अगर कोई भी चेंज ऑफ एड्रेस होता है। ऑन द अदर हैंड नहीं होता है तो जब आप फॉर्म फिलअप किए थे कोई भी एंट्री के लिए, जो एड्रेस आपने तब फिलअप किया था उस एड्रेस को ही कंसिडर किया जाएगा फॉर पेइंग द ट्रैवलिंग अलाउंस। ऑल्सो ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए आपके पास होनी चाहिए हार्ड कॉपी ऑफ रेलवे टिकट, बस टिकट और एयर टिकट अलोंग विथ द बोर्डिंग कार्ड टू द बोर्ड। अगर आप ये सारी चीजें नहीं प्रोड्यूस कर पाते तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं पे किया जाएगा। अगर आप सेम टाइप ऑफ एंट्री के लिए किसी और सिलेक्शन बोर्ड में भी जा रहे हो तो आपको कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं पे किया जाएगा। अब आते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कौन सी इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करनी है। मेडिकल्स आपको पता है, वंस यू हैव क्वालिफाइड योर AFSB, दैट इज यू हैव बीन रिकमेंडेड इन योर AFSB, उसके बाद ही आपको मेडिकल्स के लिए जाना पड़ता है। तो जिन कैंडिडेट्स रिकमेंडेड होते हैं उनको एयरफोर्स सेंट्रल मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट में जाना पड़ता है विच इज इन न्यू दिल्ली, या फिर उनको भेजा जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन इन बैंगलोर, जिसमें 4 से 7 दिन लगती है सारे मेडिकल एग्जामिनेशंस कंडक्ट करने के लिए। ऑल्सो ये चीज आपको नोट करनी पड़ेगी कि एयरफोर्स मेडिकल बोर्ड या सर्विसेज मेडिकल बोर्ड जो डिसीजन देंगे, यानी आप मेडिकली फिट हो या नहीं, ये उनका फाइनल डिसीजन होगा और यही आपको प्रिपेयर करेंगे वेदर यू आर मेडिकली फिट टू ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स और नॉट। इसके साथ साथ अगर आप अपनी मेडिकल स्टैंडर्ड्स को चेक करना चाहते हो, यू कैन ऑब्वियसली गो एंड विजिट द एयरफोर्स ऑफिशियल वेबसाइट विच इज www.careerairforce.nic.in। अब बात करते हैं जो डिसिप्लिन के बारे में जो आपको ऑब्वियसली फॉलो करनी है एट AFSB। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको डिसिप्लिन के बारे में नोट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी कंडक्ट और बिहेवियर जब आप AFSB में रह रहे हो वो डिसिप्लिन्ड होनी चाहिए और ऑर्डरली होनी चाहिए। अगर कोई भी एक्ट ऑफ इनडिसिप्लिन या मिसकंडक्ट नोटिस किया गया आपके पार्ट से, दैट विल लीड टू द कैंडिडेचर बीइंग कैंसल्ड ऑफ यू। इनडिसिप्लिन के बारे में या फिर मिसकंडक्ट के बारे में जो भी डिसीजन उस बोर्ड के प्रेसिडेंट लेंगे वही फाइनल होंगे और आप उनके डिसीजन के खिलाफ कोई भी अपील नहीं दर्ज कर सकते। ऑल्सो अगर आप बोर्ड के किसी भी मेंबर्स को इलीगली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश किए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, देन ऑल्सो आपकी जो कैंडिडेचर है वो कैंसल की जाएगी। अब बात करते हैं कि AFSB में जितने भी फैसिलिटी हैं वो कोई भी फैसिलिटी आपके कैश या कोई भी वैल्यूएबल्स को प्रोटेक्ट करने की या सेफगार्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। तो प्लीज डू नॉट ब्रिंग एनी एक्स्ट्रा कैश और वैल्यूएबल्स विथ यू। ऑल्सो जब आप AFSB में एंटर करोगे यू विल नॉट बी परमिटेड टू कैरी मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स और कैमरास। अगर ऐसे आइटम्स आपके पास बाद में मिला AFSB को, देन योर कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड एज वेल। तो आई होप कि आज का सेशन काफी लंबा था, बहुत ज्यादा सीरियस इंस्ट्रक्शंस थे, सारी चीजों के बारे में मैं AFSB के बारे में कवर करने की कोशिश की हूँ। अगर आपको ऐसे ही टिप्स चाहिए फॉर योर अपकमिंग SSB इंटरव्यू, यू कैन ज्वाइन आवर SSB इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स विच इज द बेस्ट ऑनलाइन कोर्स इन द एंटायर मार्केट। इसके लिए आपको हमारे SSB क्रैक एग्जाम्स की लर्निंग आपको डाउनलोड करनी है और उसके बाद इस कोर्स को एनरोल करना है। इस कोर्स में आपको सारी स्टडी मटेरियल्स और लेक्चर्स मिलेंगे और उसके साथ साथ आप हर मंथ हमारे साथ हर रोज लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कोई भी और डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोर्सेज हमारे ऐप में अवेलेबल है। तो बस आपको एनरोलमेंट के वक्त ये वॉरियर 10 का कोड यूज करना है जिससे आपको हर कोर्सेज में 10% का डिस्काउंट मिल सकता है। सो आई सी यू नेक्स्ट विद समथिंग मोर यूजफुल, हेल्पफुल एंड इंफॉर्मेटिव लाइक टुडेज सेशन। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस एंड ऑलवेज स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।